नमस्कार दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का यह 10वां वीडियो है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 2। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया। स्किनर ने प्रत्यावर्तन अर्थात रिफ्लेक्स और पुनर्बलन अर्थात रीइंफोर्समेंट संप्रत्ययों को समझा। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए। स्किनर द्वारा चूहे और कबूतर पर किए गए प्रयोग का बड़ा महत्व है। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया। इस पिंजड़े में चूहे को अंदर करने के लिए एक दरवाज़ा था। इसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। इस लीवर को दबाने से पिंजड़े में रखी प्लेट में भोजन आ जाता था। यह प्लेट पिंजड़े में जमी थी। लीवर दबने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजड़े को स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया। उसने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ गया और भोजन उसकी प्लेट में आ गया। उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे बड़ा संतोष मिला। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू किया। इस उछल कूद में वह लीवर पुनः दब गया और उसने भोजन प्राप्त किया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से ही चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला और एक स्थिति ऐसी आई कि चूहा उसी लीवर के आसपास रहने लगा और जब भी उसे भूख लगती वह उस लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता था। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है स्किनर बॉक्स में चूहा है, इस स्किनर बॉक्स में कबूतर बॉक्स है, ये कबूतर यहाँ पे है। ठीक है, स्किनर ने यही प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहाँ कबूतर की चोंच जा सकती थी एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगाई गई। इस चाबी को दबाने से कबूतर को खाने के लिए दाने मिल सकते थे। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद चाबी पर सबसे हल्के कलर का प्रकाश पहुंचाया गया। उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी के ऊपर लग गई। उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, पर भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन बराबर मिला और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी उसे भूख लगती वह उसी चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्दों में उसने चाबी दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक है, इन प्रयोगों से स्किनर ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या क्या है? नंबर 1, क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता, जैसा कि थॉर्नडाइक या पावलोव ने समझा था। क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है। जब उसे कोई जैविक अथवा पर्यावरणीय आवश्यकता होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक या अभिप्रेरक कहते हैं, वह स्वतः क्रियाशील हो जाता है। जैसे कि चूहे ने पिंजड़े के अंदर प्रवेश करते ही भूख के कारण क्रिया करनी शुरू कर दी थी। नंबर 2, क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है, जैसे कि चूहे को भोजन प्राप्त करने से मिला। स्किनर के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लीवर किस प्रकार दबा, महत्वपूर्ण यह है कि लीवर दबने से चूहे को भोजन मिला, उसकी भूख शांत हुई। नंबर 3, पुनर्बलन से सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है। जैसे कि चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीख गया। चूहे की स्वतः लीवर दबाना सीखने की अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा और इस प्रकार सीखने की क्रिया को प्रसूत अनुबंधन कहा। नंबर 4, क्रिया और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबंधन ही सक्रिय अनुबंधन है, क्योंकि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं क्रिया के द्वारा होता है, जैसा कि चूहे की क्रिया और प्राप्ति में हुआ। नंबर 5, सभी प्राणी प्रायः सक्रिय अनुबंधन द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार से सीखने को सक्रिय अनुबंधन सीखना अथवा अधिगम कहना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्किनर ने सीखने संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की संज्ञा दी। स्किनर ने प्राणी की क्रियाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक निष्कर्षित और दूसरी उत्सर्जित अनुक्रिया। निष्कर्षित अनुक्रियाओं से उनका तात्पर्य किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं से था और उत्सर्जित अनुक्रियाओं से उनका तात्पर्य किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया से था। क्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रियाओं को ही स्किनर ने सक्रिय की संज्ञा दी। दूसरा शब्द है सक्रिय अनुबंधन। थॉर्नडाइक के सिद्धांतानुसार सीखने में उद्दीपक यस और अनुक्रिया आर में संबंध स्थापित होता है और पावलोव के सिद्धांतानुसार अनुबंधित उद्दीपक अर्थात सीएस और अनुबंधित अनुक्रिया सीआर में संबंध स्थापित होता है। इन दोनों के विपरीत स्किनर ने अपने प्रयोगों द्वारा यह पाया कि सर्वप्रथम प्राणी अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया में उसे सफलता मिलती है और सफलता से पुनर्बंधन मिलता है। इससे उसकी अनुक्रिया और सफलता में अनुबंधन हो जाता है। इसे उन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक आरएफ बंधन कहा, आरएफ बॉन्ड। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, इसलिए यह पुनर्बलन को भी थोड़े स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। जब किसी
प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं, जैसा कि चूहे को लीवर दबाने से भोजन प्राप्त होने पर हुआ। स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन को मनोवैज्ञानिकों ने दो रूपों में विभाजित किया है, एक धनात्मक पुनर्बलन एवं ऋणात्मक पुनर्बलन के रूप में, ठीक है, और दूसरा प्राथमिक पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन के रूप में। धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है, जैसा कि भूखे चूहे को भोजन से मिला, और ऋणात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसा कि किसी शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रियाओं में तथा उसमें शिक्षक की अनुपस्थिति में वृद्धि होना। प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि से प्राप्त होने वाला पुनर्बलन, और गौण पुनर्बलन का तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो प्राथमिक पुनर्बलन प्रदान करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है। इनमें स्वयं में तो पुनर्बलन की क्षमता नहीं होती, लेकिन प्राथमिक पुनर्बलन के उद्दीपकों के साथ जुड़ने से यह क्षमता आ जाती है। जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन मिला। स्किनर महोदय ने पुनर्बलन की एक सूची भी प्रस्तुत की। पुनर्बलन देने की विभिन्न योजनाओं को पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है। मुख्य अनुसूचियों का परिचय निम्नवत है। नंबर 1, निश्चित अनुपात अनुसूची। इसमें व्यक्ति को कई निश्चित सही अनुक्रियाओं के पश्चात एक बार पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे कि प्रत्येक 5 सही अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन देना। निश्चित अंतराल अनुसूची। इसमें सीखने वाले को निश्चित समय के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। समय अंतराल की अवधि 1 मिनट बाद से लेकर 1 माह तक हो सकती है। हर महीने वेतन मिलना इसका उदाहरण है निश्चित अंतराल अनुसूची का। नंबर 3, 100% अनुसूची। इस अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पुनर्बलन से प्राणी किसी अनुक्रिया को जल्दी सीख जाता है। 4, आंशिक अनुसूची। इस अनुसूची के अनुसार सही या गलत किसी भी अनुक्रिया के बाद कभी भी अनिश्चित रूप से पुनर्बलन दिया जाता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1, सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रियाएं मस्तिष्क से संचालित होती हैं, इसलिए इस प्रकार सीखना अधिक अस्थायी होता है। नंबर 2, यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है और सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाले की क्रिया को गति देता है। नंबर 3, सक्रिय अनुबंधन द्वारा कम बुद्धि के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। नंबर 4, यह सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास से सीखना अस्थायी होता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां। यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है। यह उनके प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। नंबर 2, यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा कम बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है। बुद्धिमान, चिंतनशील एवं विवेकपूर्ण प्राणी पर लागू नहीं होता। नंबर 3, स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। नंबर 4, इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन का प्रयोग सतत होना आवश्यक है। इसके अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद होती जाती है। नंबर 5, इस सिद्धांत द्वारा सीखना यांत्रिक होता है। इसमें अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। नंबर 1, यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। अतः सर्वप्रथम बालकों को पढ़ने लिखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। उनके सामने स्पष्ट उद्देश्य रखने चाहिए। नंबर 2, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है। कक्षा गणित में शिक्षक शिक्षार्थियों के सही उत्तरों को प्रेम भरी मुस्कान और शाबाश जैसे शब्दों में पुनर्बलन दे सकते हैं और उन्हें देना भी चाहिए। नंबर 3, यह सिद्धांत शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने पर विशेष महत्व देता है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को स्वक्रिया द्वारा स्वयं सीखने देना चाहिए। नंबर 4, सक्रिय अनुबंधन से समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। शर्मीले बच्चों की झिझक दूर की जा सकती है और कम बुद्धि वाले बालकों को पढ़ाया सिखाया जा सकता है। नंबर 5, स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया, जो सीखने में सहायक होता है। इस प्रकार के अनुदेशन में सिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर उनके लिए पुनर्बलन का कार्य करते हैं और ये छोटे छोटे पदों को एक एक कर सीखते हुए